वेलकम बैक टू SK1 के सनवा बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड आज हम लोग आज के दिन का 12th CBSE बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे 5 सेक्शन है एज फार एज आई कैन सी, A B C D एंड E। तो सारे सेक्शंस एक वीडियो में ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं होंगे, सो विल ट्राई कि हम लोग दो सेक्शंस को सॉल्व करें इस वीडियो में, एंड द अदर सेक्शंस विल बी सॉल्व्ड इन अदर वीडियोस। अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम इन अपलोडिंग द वीडियो, दैट्स व्हाई हम लोग 2 सेक्शंस यहाँ पे कर लेते हैं, रेस्ट विल बी डन इन अदर्स। And I think we got the question paper quite early today, of course, जिस रीजन से we'll start early, as simple as that। तो यहाँ पे हम लोग अपना सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। वेल ये जो सेक्शन ए है हमारा, जो पहला क्वेश्चन है, जो कि एज फार एज आई कैन सी ये फर्स्ट चैप्टर से ही है, एंड दिस इज that an electric dipole of dipole moment vector P is kept in a uniform electric field vector E. The amount of work done to rotate it from the position of stable equilibrium to that of unstable equilibrium will be. So I think we can already guess the answer कि इसका option A correct होगा 2PE, but nevertheless we can solve it. The reason it is 2PE इस रीजन से है क्योंकि अगर आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसिडर किया है, तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो आपको क्लियरली पता है कि डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक कांस्टेंट फील्ड इस डायरेक्शन में कंसिडर किया है, सो इसका मतलब ये होगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में इस पोजीशन पे, क्योंकि जैसे ही मैंने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, किसी एंगल पे रखा, अगेन पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगी, नेगेटिव चार्ज पे यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगी, जिसकी वजह से टॉर्क बना, ये फिर से रोटेट हो गया। सो इमेजिन इट लाइक दिस, नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, जैसे मैंने इसे थोड़ा सा रोटेट किया कि नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव पे फोर्स ऑपोजिट टू फील्ड लगता है, ये रोटेट हो गया, वापस इसमें आ गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल मोमेंट ऑफ कोर्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो इस सिचुएशन में डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने ऑपोजिट केस कंसिडर किया, पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव इधर है, फील्ड की डायरेक्शन वही सेम रखी है, तो इस केस में वेक्टर पी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा रोटेट किया कि अब पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, हम लोगों ने थोड़ा सा इसे रोटेट किया। अब देखो क्या होगा इस सिचुएशन में कि ऑब्वियसली नेगेटिव पे किधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे ऑपोजिट टू फील्ड फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स नेगेटिव पे इधर लगा, पॉजिटिव पे इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगा। अब ये और इधर रोटेट होने लगेगा, तो जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने रोटेट किया, डिस्प्लेस किया थोड़ा सा ही, अब ये उस डायरेक्शन में और डिस्प्लेस होने लगेगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स थी कि हम लोगों ने ऐसे डिस्प्लेस किया, अब ये ऑपोजिट टू दैट डिस्प्लेसमेंट जाएगा अपने ओरिजिनल अलाइनमेंट के लिए, तो ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे मेनली हमारा कंसर्न है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट से। क्यों? मतलब पता चला कि स्टेबल में P एंड E की सेम डायरेक्शन होगी, अनस्टेबल में ऑपोजिट। तो अगर हमें बताया गया है कि हमें रोटेट करना है स्टेबल से अनस्टेबल में, मतलब P अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो इसे रोटेट करके मुझे पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर लाना है। कैसे करेंगे? वेल आपको पता है पहली चीज पोटेंशियल एनर्जी माइनस P.E होगी, वेक्टरली ऑफ कोर्स, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इटसेल्फ इज अ स्केलर, तो दैट्स अ डॉट प्रोडक्ट। अब स्टेबल सिचुएशन में, मतलब इनिशियल सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी? वेल कंसिडरिंग कि स्टेबल सिचुएशन में PE सेम डायरेक्शन में, इट इज ओनली माइनस PE। एंड फाइनल जो हमारा केस होगा, जब ये अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाता है, देयर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उसका एक P.E का एक माइनस आ गया, माइनस PE, एक माइनस वहां पे ऑलरेडी है PE। अब देखो यहां पे एक काफी कंफ्यूजन हो सकती है, दिस आई वुड रियली लाइक टू एम्फसाइज ऑन, एंड ये है रिगार्डिंग माइनस डेल्टा ई ले या फिर डेल्टा ई ले, क्योंकि आपको बताया गया होगा, इनफैक्ट व्हेन आई वाज टेकिंग द वीडियोस ओवर, considering when I shot the video over this, तो मैंने भी बताया कि वर्क डन ऑन दिस पर्टिकुलर, ऑन एनी सिस्टम जहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है, से माइनस डेल्टा ई लिख सकते हो। लेकिन मैंने ये भी बताया कि ये जो वर्क डन होगा, ये फील्ड का, उस खुद फोर्स का वर्क डन होगा। लेकिन सिंस हम लोग इस फील्ड फोर्स की बात नहीं करें, हम लोग एक्सटर्नली इस पे फोर्स लगा रहे हैं, जो कि इसे ऑपोजिट टू फील्ड ले जा रहा है,
तो इस केस में ये जो एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो वर्क होगा इक्वल टू पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट, यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी, बाद में पॉजिटिव हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की, तो अगर बिना काइनेटिक एनर्जी से दिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कराते, इसका यही मतलब है कि हम लोगों ने उसमें वर्क इनपुट किया है, तो वर्क ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो हियर यू विल कंसिडर कि वर्क डन इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, PE माइनस माइनस PE, सो दैट इज 2PE। पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। आई टोल्ड यू कि क्या 2PE आंसर होगा, वी हैव फाउंड 2PE हमारा आंसर होगा। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर having a charge density lambda is kept along y prime y axis in an xy plane. The coulomb force on a point charge q at point P at x, 0 will be. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, अट्रैक्टिव एंड द मैग्नीट्यूड, रिपल्सिव एंड द मैग्नीट्यूड एंड ऑल दैट। वेल आपके पास इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे कोई x डिस्टेंस पे पॉइंट होता है, तो यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, दिस इज द चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय में, अगर मुझे सही से याद आ रहा है, जस्ट लुक द एट द ऑप्शंस एंड रिमेंबर, ये हाँ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, यहाँ पे x होना चाहिए। तो दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, एंड अगर ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड की डायरेक्शन में होगा। तो आपको पता चला कि अगर यहाँ पे एक चार्ज Q प्लेस किया गया तो इस पे फोर्स कितना होगा, Q टाइम्स E होगा। ऑफ कोर्स देन दिस बेसिकली बिकम्स Q लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पे चार्ज Q अगर पॉजिटिव है या फिर चार्ज Q ही है इंस्टेड ऑफ माइनस Q, एंड लैम्डा इंस्टेड ऑफ माइनस लैम्डा इट इज लैम्डा, सो दैट बेसिकली टेल्स यू Q लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x which we have been taking to be positive, we are considering that way। तो इस केस में obviously repulsive होने वाला है, तो this repulsive सेकेंड आई थिंक हमारे जो ऑप्शन होगा repulsive and q lambda over 2 pi epsilon naught x, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, B राइट या B। थर्ड हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग z एक्सिस। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, z एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो x डायरेक्शन में है, यू विल सी इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन is basically given like, in fact in x डायरेक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, बट लेट्स मेंशन टू कंपेयर इट कि मैग्नेटिक फील्ड y में है, इज E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। अगर ये z में EM वेव प्रोपगेट करिए, द मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारा y डायरेक्शन में होगा शुड बी B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। कोई फेज डिफरेंस, यही फॉर्मूलाज होते, देखो इनमें से कोई, इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, 0, दैट इज आवर आंसर। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। वो जो हमारा है अगेन अ वेरी थियोरेटिकल प्रॉब्लम और क्वेश्चन आई वुड से, इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एज द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीजेस they appear equally spaced and equally intense, further apart and stronger in intensity, closer together and stronger in intensity, closer together and weaker in intensity। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, दिस शुड बी करेक्ट, बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे जैसे वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिक्रीज करती है, ये ज़्यादा पास दिखते हैं, ज़्यादा वीक दिखते हैं इंटेंसिटी में। फिफ्थ प्रॉब्लम, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स A and B kept at a distance R carry current in I in opposite directions. A third identical conductor C kept at a distance R/3 from A carries current I1 in the same direction as in A. The net magnetic force on unit length of C is। तो यहाँ पे एक कंडक्टर हम लोग कुछ ऐसा लाइन ही मान लेते हैं, लाइन चार्ज। यहाँ पे हमारा एक C आ गया, B है, ए एंड बी के बीच कितने डिस्टेंस है, वेल ये डिस्टेंस हमारी r है, ये डिस्टेंस हमारी ए एंड सी के बीच r/3 है, तो हमें पता है कि ये डिस्टेंस हो जाएगी 2r/3। अब यहाँ पे I फ्लो कर रहा है, यहाँ पे I फ्लो कर रहा है, इसमें ऊपर मान लेते हैं, इसमें नीचे मान लेते हैं, सो इसमें अगेन ऊपर होगा I1।
अब इस पे नेट मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी एक्ट करेगी, तो पहले इसकी वजह से देख लेते हैं। सेम डायरेक्शन तो क्लियरली अट्रैक्टिव होगा, मतलब इस डायरेक्शन में इसके नेट फोर्स लगेगी। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें ऑपोजिट डायरेक्शन तो रेपल्सिव होगा, ये इसे रेपल करेगा तो कहाँ भेजेगा, ऑब्वियसली यहीं भेजेगा। मतलब दोनों वायर्स ए एंड बी की मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फोर्सेस यहाँ पे इसके जो बन रही हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो F ड्यू टू ए पर यूनिट लेंथ क्या होगा हमारा, म्यू नॉट I1 ओवर में, इफ आई रिमेंबर द करेक्ट फॉर्मूला इट शुड बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है यस D, I think no, epsilon naught won't be there. I mean, we already have mu naught. That is for charges, electrostatic situations, right? तो हमारा कुछ ऐसा situation है। अब वैसे जो एफ बी ओवर एल होगा, this should also be mu naught I1 ओवर 2 पाई। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस रखा गया ये डिस्टेंस है हमारा r/3, तो 3 म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई r हो गया। यहाँ पे ये डिस्टेंस है हमारी 2r/3, तो ये हो गया 4 पाई r। दैट्स इट, राइट। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं टू फाइंड द टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन दिस वायर, एंड वेल दिस इज 3 म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई r प्लस 3 म्यू नॉट I1 ओवर 4 पाई r, राइट। तो यहाँ पे ये बेसिकली हमें दिखता है 1 प्लस 1/2 विच आई थिंक इज 3/2, सो इट शुड गो समथिंग लाइक 3 म्यू नॉट I1 ओवर में, यहाँ पे है हमारे पास 4 पाई r and I think there will be a factor of 3 here, so that is 9 म्यू नॉट I1 ओवर 4 पाई r। अगर हम लोग अपने ऑप्शंस में देखें, so I think here is only 3 म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई r and 4 पाई r, all this stuff। जहाँ पे हम लोगों ने देखा it is 4 पाई r in denominator and I1 हमारा सही है, म्यू नॉट सही है। Regarding direction there are some points we have found it to be 9 right here, but here it is written only 3, so maybe there is some typo in option, that may be possible। यहाँ या फिर हम लोगों ने 1 प्लस 1/2 को गलत ऐड किया है। Alright, so I do make these mistakes all the time, nevertheless we can consider this option। क्या हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स से हमें दिख रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन ए होगा इस केस में टुवर्ड्स ए, दिस मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स ए, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। सो आई थिंक द बोर्ड हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड एंड आई विल पॉज द वीडियो। ऑलराइट, नाउ वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग अपना 6th प्रॉब्लम देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज that a coil of capital N turns is placed in a magnetic field B such that B is perpendicular to the plane of the coil. B changes with time as B equals B naught cos 2 pi over capital T times small t, where capital T is time period. The magnitude of EMF induced in the coil will be maximum at, यहाँ पे कुछ options given. Now it is something like this, that you are considering EMF, right? And you know this is basically the टाइम डेरिवेटिव ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। आई थिंक इसका एक्चुअली नेगेटिव है, बट वी रियली डोंट केयर अबाउट दैट। सो ये जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, व्हाट इज दिस? वेल, मैग्नेटिक फ्लक्स कंसिडरिंग सेम डायरेक्शन है दोनों का, एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। और इज इट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड? एक्चुअल में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इट्स लाइक टाइम के साथ चेंज करिए, बट द फैक्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करिए, डिस्टेंस के साथ नहीं। सो आई थिंक मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ रियली चेंज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, बट नॉट विथ डिस्टेंस इटसेल्फ। तो इसे हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड वी डोंट हैव टू इंटीग्रेट। अगर ये डिस्टेंस के साथ चेंज कर रही होती तो एरिया के साथ, ऑफ कोर्स, इन दैट केस वी वुड हैव टू सर्टेनली इंटीग्रेट। तो यहाँ पे मैं EMF लिख सकता हूँ एज दिस कांस्टेंट एरिया, एंड वेल दे आर ऑफ कोर्स दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो यू नो हाउ इट गोज, D ऑफ विल B ओवर dt। तो ये हो गया हमारा एरिया टाइम्स dB ओवर dt, B नॉट कॉस 2 पाई ओवर कैपिटल T स्मॉल t। तो हमारा कॉस का डेरिवेटिव साइन होगा 2 पाई ओवर t, बाहर निकल जाएगा 2 पाई ओवर कैपिटल T। एक्चुअली माइनस साइन होगा तो इसके साथ मैं माइनस लिख देता हूँ, साइन ऑफ 2 पाई कैपिटल T, यहाँ पे एक स्मॉल t है, राइट। अब हमसे पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी मैक्सिमम एट। तो जब EMF मैक्सिमम होगा टाइम के, एंड ये टाइम के साथ ये भी चेंज कर रहा है, तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव 0 होगा, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट है।
सो इसका डेरिवेटिव हम लोग जीरो करते हैं, देन इसका दिस विल बी माइनस 2 पाई ओवर कैपिटल टी का होल स्क्वायर ए, राइट। अब यहाँ पे एक बी नॉट भी है, रिमेंबर बी नॉट, यहाँ से कॉस ऑफ 2 पाई ओवर कैपिटल टी टाइम्स स्मॉल टी, ये हमारा ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो होगा, इसका मतलब ही यही है कि 2 पाई ओवर कैपिटल टी टाइम्स स्मॉल टी n पाई बाई 2 के इक्वल होगा। सो यहाँ से हमारा स्मॉल n मैंने एक लिखा है, पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, t की जो हमारी वैल्यू होगी दिस मस्ट बी n कैपिटल T ओवर 4, जहाँ पे n इज़ 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू। सो जो हमारा ऑप्शन बी है इस केस में, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज n कैपिटल T ओवर 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें हमारा, तो दिस इज बेसिकली a circular loop A of radius capital R carries a current I, another circular loop B of radius R equals capital R by 20 is placed concentrically in the plane of A. The magnetic field linked with a loop B is proportional to the flux linked with B is proportional to। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर लूप है A, फिर हमारे पास दूसरा सर्कुलर लूप है बी का रेडियस स्मॉल आर है विच इज कैपिटल आर बाई 20, कैपिटल आर। अब इसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ए में हमारा करंट फ्लो कर रहा है। सो अगर करंट हमारा आई है विच आई थिंक इट हैज बीन गिवन, राइट, कि करंट आई है, सो यस करंट आई है, तो हमें बेसिकली बताना है कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस बी लूप से जो बाहर फ्लक्स निकलेगा दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू आर और स्क्वायर रूट ऑफ आर और आर पावर 3/2 और आर स्क्वायर। वेल व्हाट इट विल बी प्रोपोर्शनल टू, हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, हाउ डज इट गो, वेल दिस इज द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी ए, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब यहाँ पे हमारा जो ये सरफेस इंटीग्रल होगा, अगर हमें बस मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड पता है एट ऑल दीज पॉइंट्स, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस थिंग, कंसिडरिंग हमें ये भी पता होगा कि इस पॉइंट पे जो हमारी फील्ड है उतनी ही फील्ड इस पॉइंट पे होगी, कंसिडरिंग द सिमेट्री ऑफ द सिचुएशन। सो इट मस्ट गो समथिंग लाइक दिस, दैट बी टाइम्स में इट शुड गो बेसिकली बी टाइम्स में हो गया हमारा इंटीग्रल ऑफ दिस, वेल ए यू सी राइट हियर, एंड व्हेन यू कंसिडर द इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर ए ऑफ दिस एरिया वेक्टर ओवर द एंटायर थिंग, तो ये बेसिकली कवर कर लेगा दिस एंटायर एरिया दैट यू सी राइट हियर। सो आई थिंक इट शुड बी 2 पाई आर स्क्वायर, इट्स अ लूप, राइट। तो इस ये जो इसका जो भी हमारा सर्कमफ्रेंस होगा वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई इन द एरिया, इसका टोटल एरिया हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। Now if you see right here, तो एरिया बेसिकली goes as the square of r, तो यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ आर होगा, तो इस स्क्वेयर ऑफ आर पे भी डिपेंड करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट होगा, यू हैव टू थिंक हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड गो, as far as I can see or as far as we can see in this particular situation, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखते हो it goes something like, well it is basically dependent inversely on the square of distance, right? क्योंकि अगर आप Biot-Savart law, I don't even correctly remember the formulas, if you consider Biot-Savart law, so considering magnitude only, it's like mu naught over 4 pi current I dl sin theta over r square, right? तो यहाँ पे अगर आप देखते हो हाउ डज रियली व्हेन यू विल ट्राई टू इंटीग्रेट दिस थिंग, तो आपके पास एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, एक एलिमेंट कहीं यहाँ पे होगा, एंड सो यू विल ट्राई टू फाइंड कि अगर ये एलिमेंट यहाँ पे ये इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा ये इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, या फिर एट ऑल दीज पॉइंट्स कि यहाँ पे किसी भी डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। So as far as we can see, this might be dependent on, well, r, this is certainly dependent on r square, तो अगर ये r पे डिपेंड करता है, इनवर्सली ये डायरेक्टली डिपेंड करता है r स्क्वेयर पे, you should be able to see that phi b should be proportional to r power
3 second, right? It should basically be proportional to r power 3 seconds. So I think that is what we can see right here. हमारा ऑप्शन सी इन दिस केस करेक्ट होना चाहिए. अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सो इट गोज लाइक अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओमेगा इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 1 ampere using a resistance of 0.1 omega. The ammeter will show full scale deflection for a current of about. So considering will the I1 R1 equals I2 R2 में लिख देता हूँ. Then जो हमारा current resistance, first of all we could consider that 100 omega is well the resistance times में एक इसके थ्रू जो current होगा हमारा should be equal to 0.1 जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कंसिडर्ड है इनटू में 1, मतलब जो करंट होगा हमारा 10 पे पावर -3 एम्पियर और 1 मिली एम्पियर के इक्वल होना चाहिए. नेक्स्ट प्रॉब्लम, the RMS value of a current given by I1 cos omega t plus I2 sin omega t is. सो यहाँ पे RMS वैल्यू पूछा गया I इक्वल्स I1 cos omega t प्लस I2 sin omega t. अब sin omega t को दिस sin omega t को अगर हम लोग देखें इसे लिखा जा सकता है cos of pi/2 माइनस ओमेगा t. तो इन दोनों के बीच एक फेज डिफरेंस है pi/2 का. तो उस हिसाब से देखें जो पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, द पीक वैल्यू शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, अगर दो करंट्स को सुपर इम्पोज किया गया एंड ये अल्टरनेटिंग करंट्स है, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 कॉस ऑफ दैट फेज डिफरेंस. तो यहाँ पे फेज डिफरेंस है pi/2 का, cos pi/2 0 होता है. सो दिस इज ओनली स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर. जो RMS वैल्यू ऑफ करंट होगी ये पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 होगी, मतलब 1/√2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर. So that you get your answer in this problem right here. 9th का यही होगा. 10th हमारे एक theoretical question है. So first let's just attempt that. उसके बाद हम लोग rub करेंगे. And I think lots of problems actually go theoretical around here section A में at least. So 10th problem है the quantum nature of light explains observations on photoelectric effect as A, that is the minimum frequency of incident radiation below which no electrons are emitted. The maximum kinetic energy of photoelectrons depends only on the frequency of incident radiation. When the metal surface is illuminated, electrons are ejected from the surface. After some time, the photoelectric current is independent of the intensity of incident radiation. So the quantum nature of light, as far as I would say, कि यहाँ पे जो ऑप्शन B है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन पे डिपेंड करती है, क्लियरली रॉन्ग होगा. ऑप्शन सी है दैट मेटल सरफेस इल्यूमिनेट होता है तब कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते. सो आई थिंक इट्स सर्टेनली टेक्स टाइम बट दैट इज़ नॉट रियली वेरी मेजरेबल आई थिंक. सो कुछ टाइम बाद इंडीड एमिट होते हैं, बट ऑप्शन सी वुड देयर गो रॉन्ग कंसिडरिंग दिस समटाइम इज रियली क्विक. ऑप्शन ए एंड डी के बीच में देखें, सो यहाँ पे ऑप्शन ए देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. तो अगर इससे कम पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी दिया लाइट की तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे. तो ये बेसिकली हैंड इन हैंड गोज विद आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सिंस द फैक्ट कि फोटॉन्स की एनर्जी एंड फोटॉन्स की एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है उनकी फ्रीक्वेंसी पे ही लेके इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होते हैं. तो अगर एक मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए जो कि वर्क फंक्शन के इक्वल होते हैं ऑफ दैट मटेरियल, उससे कम पे एमिट नहीं होंगे. सो
and then that's certainly that minimum thing if they are being emitted with zero kinetic energy. So this work function should basically equal the energy of the light emitted of one particular photon you could consider, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनकी फ्रीक्वेंसी के, मतलब इससे और कम करने से एक मिनिमम वैल्यू के बाद बेसिकली एमिट नहीं होते. ऑप्शन ए यू कंसिडर राइट ऑप्शन दैर. यहाँ पे 11th प्रॉब्लम है, मैग्नेटिक susceptibility for a diamagnetic material is small and negative, small and positive, large and negative, large and positive. No explanation needed. That is option A, small and negative. The radius Rn of nth orbit in Bohr model of hydrogen atom varies with n as. Wish I could just write the formula here, but I don't think I even need to write the formula. ये आपको पता है n square से depend करते हैं. If there would be space, I would certainly even write the formula. n square पे depend करता है. So C Rn proportional to n square. यहाँ पे कुछ assertion reason के भी हैं. जो 13th है हमारा assertion A, when electrons drift in a conductor, it does not mean that all free electrons in the conductor are moving in the same direction. Reason the drift velocity is superposed over large random velocities of electrons. यहाँ पे A option correct होगा that both assertion reason are true and reason is the correct explanation for assertion. इस रीज़न से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में ड्रिफ्ट करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं चलते, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन सारे एक साथ ड्रिफ्ट तो करेंगे लेकिन इनकी रैंडम मोशन होता है, थर्मल मोशन है ये, जिसकी वजह से इस रैंडम मोशन की वजह से दे आर ऑल गोइंग हियर एंड देयर एंड साथ में एज अ सिस्टम ड्रिफ्ट करते हैं. तो आप ऐसा मान सकते हो कि इनका समथिंग सेंटर ऑफ मास एक साथ आगे जा रहे फॉर ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये सुपरपोज होती है ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट यू कैन सी. तो हमारा रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, बोथ ऑफ देम आर ट्रू. ऑप्शन ए करेक्ट होगा. In interference and diffraction of light, light energy reduces in one region, producing a dark fringe, increases in another region, produces a bright fringe. Reason this happens because energy is not conserved in the phenomena of interference and diffraction. तो ऑप्शन जो हमारा assertion ये करेक्टली है कि ये completely true है कि एक रीजन में डिक्रीज होगा तो डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होती है, दूसरे में इंक्रीज होगा देन ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस होती है. यू नो दैट इज व्हाट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आर अबाउट. रीजन तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कोई वायलेशन नहीं हो रही है, एनर्जी इंडीड करेक्ट होती है. इट्स जस्ट दैट वेल द वे दैट लाइट इज रियली इंटरफेयरिंग और द वेल्स आर रियली इंटरफेयरिंग, जिसकी वजह से एक रीजन में एक कम एनर्जी जाती है, दूसरे रीजन में हाई जाती है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है. तो ऑप्शन सी सही रहेगा. assertion A is true, reason R is false. अब 15 देखें, the temperature coefficient of resistance is positive for metals and negative for p-type semiconductors. Reason the charge carriers in metals are negatively charged whereas the majority charge carriers in p-type semiconductors are positively charged. तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा B करेक्ट होगा कि assertion reason दोनों true हैं, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. क्यों? क्योंकि वेल दोनों सही हैं. आपको पता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं मेटल्स का, नेगेटिव होते हैं सेमीकंडक्टर्स का, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, एंड चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स तो बेसिकली मोस्टली नेगेटिव चार्जेस होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में, दे आर मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज, दे आर होल्स, राइट. तो इस केस में अगर आप देखो कि यहाँ पे जो इनकी नंबर डेंसिटी एक्चुअल में मैटर करती है, जिसकी वजह से दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये जो हमारा व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिस पे ये डिपेंड करता है, नॉट एग्जैक्टली कि ये चार्जेस पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव है, जिसकी वजह से ऑप्शन बी करेक्ट होगा. दे आर बोथ करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. 16th, electrons are ejected from the surface of zinc when it is irradiated by yellow light. Reason, energy associated with a photon of yellow light is more than the work function of zinc. अब ये हमें certainly solve करना पड़ेगा. In that case, I'll just pause the video and alright, now we're back once again. हम लोग अपना 16th problem देखते हैं. I've written the work function of zinc right here. And this is that electrons are ejected from the surface of zinc when it is irradiated by yellow light. That is the assertion. The reason is that energy associated with a photon of yellow light is more than the work function of zinc. तो पहले हम लोग क्लियरली ये देख लेते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे. सो विल चेक ऑन विद मिनिमम दैट इज जीरो काइनेटिक एनर्जी. उस केस में एक सिंगल फोटोन की जो एनर्जी होगी HF, ये जिंक के वर्क फंक्शन से
बेसिकली आपको पता है कि अगर ये जिंक के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी या फिर इक्वल होगी तब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तब यहाँ पे अगर हम लोग देखें व्हाट इज दिस HF, वेल येलो लाइट की अगर देखा जाए इट इज आई थिंक अराउंड 590 मीटर्स वेवलेंथ होती है, सो जस्ट राइट इट एज HC बाई लैम्डा। तो दिस इज 6.63 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 6.53 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 ओवर दिस इज 570 और 590 नैनोमीटर, सो 590 इंटू 10 पावर माइनस 9। तो I'll just use the calculator right here. 6.53 times 10 power minus 34 times 3 times 10 power 8 all divided by 590 times 10 power minus 9. So many joules. या तो ये बेसिकली एक फोटोन की एनर्जी होगी फॉर येलो लाइट। अब जो वर्क फंक्शन ऑफ जिंक है अगर हम लोग देखें तो इसे भी जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज 3.74 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 3.74 टाइम्स 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 5.984 इंटू 10 पावर माइनस 19। मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स दैन जो हमारी येलो लाइट इस पे दे सकती है फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ जिंक, क्योंकि हमें पता है इस केस में एक्चुअल में हमें दिख रहा है कि वर्क फंक्शन ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन फॉर येलो लाइट, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। तो इस केस में इस केस में तो दोनों असर्शन रीजन रॉन्ग हो गए, क्योंकि फोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड ए में लिखा हुआ है, सो दैट इज नॉट हैपनिंग। रीजन में कि एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ येलो लाइट इज मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ जिंक, दैट इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन डी असर्शन रीजन बोथ आर फॉल्स हमारा करेक्ट होगा, सो दैट इज ऑप्शन डी राइट है। अब हम लोग अपने सेक्शन बी के प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहले 17th प्रॉब्लम देखेंगे, इसमें आई थिंक कंपैरेटिवली कम प्रॉब्लम्स है। तो बी में सेक्शन बी 17th प्रॉब्लम, वी हैव बीन गिवन ऑप्शंस टू सॉल्व वन ऑफ द टू प्रॉब्लम्स। यहाँ पे कौन सा हम लोग सॉल्व करें? एक प्रॉब्लम है एयर बबल का, दूसरा है हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। लेट्स जस्ट गो अहेड विद ऑप्टिक्स। In normal adjustment for refracting telescope, the distance between objective length and eyepiece length is 1 meter. If the magnifying power of the telescope is 19, find the focal length of the objective and the eyepiece length. So focal length of eyepiece plus focal length of objective should be also 1 meter. अगर distance between them is given, well, 1 meter in this refracting telescope. Magnification जो हमारा होता है यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ओवर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, राइट? इट इज ऑब्जेक्टिव ओवर आई पीस, राइट? तो यहाँ पे 19 है, इसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज वेल 19 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। व्हाट दैट टेल्स यू इज दैट वेल यहाँ पे हो गया हमारा 20 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 1 मीटर। So focal length of eyepiece is well 1 over 20 meters, and then focal length of the objective is 19 over 20 meters. हमें यही पता करना था। Yes. तो ऑब्जेक्टिव के लिए है 19 over 20 and eyepiece के लिए है 1 over 20 meters. That's our 17th question. 18th question में something like this. The ratio of de Broglie wavelengths of a proton and a deuteron accelerated by potential Vp and Vd respectively. Lambda p over lambda d is half. Find Vp over Vd. So ratio of the de Broglie wavelengths have been given. We know de Broglie wavelength is well h over the momentum. So आपको पता है कि अगर lambda p over lambda d is given to be half, so this should as well be
पी डी ओवर पी पी, क्योंकि इट गोज इनवर्सली टू द मोमेंटम, ये मोमेंटम के इनवर्सली होता है, सो दिस शुड ऑल्सो बी पी डी ओवर पी टी, एच इज वेल अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। तो अब इनका मोमेंटम, सो कंसिडरिंग अगर इन्हें सेम टाइम के लिए एक्सेलरेट किया गया है, कंसिडरिंग दिस फैक्ट, तो वी श्योरली डू नॉट नो, बट इफ वी हैव बीन गिवन कि इसे इन्हें इतनी पोटेंशियल डिफरेंस, वी आर रियली मेकिंग दिस assumption that they have been accelerated for the same time. So assuming that, we consider that if the momentum is, well, mass times its velocity, you know that the change in momentum for a particle individually of course is mass times change in velocity. इस पे फोर्स कितना एक्सर्ट होता है, वेल इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा ई टोटल फोर्स, कंसिडरिंग दैट टू बी द ओनली फोर्स, इट बेसिकली बिकम्स द कांस्टेंट और द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया गया, सो q टाइम्स v ओवर में हो जाएगा हमारा डेल्टा t, राइट, और इट इज़ एक्चुअली डिस्टेंस d यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। अब इस केस में अगर आप देखो, सो वी आर रियली हैविंग कि जो चेंज इन मोमेंटम है, एस्यूमिंग कि इनिशियली जीरो मोमेंटम से शुरू है, दिस डायरेक्टली गोज विद द वोल्टेज राइट हियर। तो अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, इक्वल टाइम में ये डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं, सो दैर यू गो दैट द मोमेंटम डायरेक्टली गोज विद द वोल्टेज, मतलब जो पी डी ओवर पी पी होगा उतना ही वी डी ओवर वी पी भी होगा, दैट इज हाफ। इसका मतलब ये है कि वी पी ओवर वी डी जो कि हमें पता करना है, ये 2 के इक्वल होगा। दैट इज अ सॉल्यूशन टू द 18th प्रॉब्लम। अब 19th क्वेश्चन देखें। So it is a ray of light is incident normally on one face of an equilateral glass prism of refractive index mu. When the prism is completely immersed in a transparent medium, it is observed that the emergent ray just grazes the adjacent surface. Find the refractive index of the medium. तो एक हमारे पास glass prism है, equilateral है, so the angles are 60 degrees. यहाँ से मान लो इस फेस पे 90 डिग्रीज टू द फेस, टू द स्प्लेन, एक लाइट इंसिडेंट स्ट्राइक करती है, लाइट रे इंसिडेंट करती है, एंड ये कुछ ऐसे जाती है, एंड जैसे बाहर निकलेगी, एज इट गोज आउटसाइड इट ग्रेजेस द एडजेसेंट सरफेस, कुछ ऐसे बाहर निकलती है। इसका मतलब क्या है, क्या एंगल बना टू द इनिशियल, इसका इनिशियल से क्या एंगल बना, वेल अगर आपके पास ये 90 डिग्री था, यू कैन ऑलवेज ड्रॉ वन सच हियर, तब ये आपको पता है कि ये जो चीज़ होगी, ये पूरी चीज़ भी 90 डिग्री होगी, ये 90 डिग्री होगी, ये 60 डिग्रीज है, ये 60 डिग्रीज है, मतलब ये भी 60 डिग्रीज है, मतलब ये जो एंगल बना ये 30 डिग्री का डेविएशन हुआ। तो अगर हमारा डेविएशन ये 30 डिग्रीज का है, यहाँ पे जो एंगल है 60 डिग्रीज का है, सो यू नो what you are going to write. Let's call this A, this is, let's call it D. In that case जो हमारा, अगर इसे एक म्यू मीडियम वेल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रखा है, एंड इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सो यू नो म्यू ओवर म्यू मीडियम, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गोइंग टू बी साइन ऑफ a माइनस डी ओवर 2, ओवर में साइन ऑफ a ओवर 2, a माइनस डी क्या है, वेल 30 डिग्रीज, सो दैट इज साइन ऑफ 30 ओवर 2, ओवर में हमारा साइन ऑफ 30 ओवर 2, सो दिस जस्ट कैंसल्स विद दिस, राइट, मतलब आपका मीडियम का भी उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हुआ इस प्रिज्म का। So that is our solution to the 19th problem. 20th problem देखें। So it goes like this. Find the temperature at which the resistance of a conductor increases by 25% of its value at 27 degrees Celsius. The temperature coefficient of resistance of the conductor is 2 times 10 power minus 4 inverse of Celsius, inverse of degree Celsius. तो बाई 25% ऑफ इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ये कैसे वैरी करते हैं, आर इज इक्वल टू आर नॉट
टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आपको पता है द चेंज इन आर क्या होगा, इट इज इक्वल टू आर नॉट टाइम्स में क्या हुआ, टाइम्स में अल्फा डेल्टा टी। नाउ इट इंक्रीजेस बाय 25%। सो अगर ये 25% से इंक्रीज होता है, इट गोज लाइक ये 1/4 से इंक्रीज हुआ, सो इट बिकम्स फ्रॉम आर नॉट टू आर नॉट प्लस आर नॉट बाई 4, जो कि हमारे इक्वल होगा 5 आर नॉट बाई 4 के इक्वल। मतलब आपको पता चला यहाँ से आर नॉट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, 5/4 इक्वल्स अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हमारा क्या बना, चेंज इन टेम्परेचर विल शुड बी 5/4 अल्फा। अल्फा हमारा गिवन है 2 × 10⁻⁴, सो इट गोज लाइक 5 × 5 डिवाइडेड बाई में 4 × 2 × 10⁻⁴। ओके, दिस इज इट। अब ये चेंज इन टेम्परेचर होगा तो फाइनल जो टेम्परेचर होगा हमारा, इसे 27 डिग्री सेल्सियस प्लस दिस थिंग लिख सकते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको बस एक बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है, इसे आप यहाँ पे लिख दोगे × 10 पे पावर, ये 4 हो गया यहाँ से हट के। दिस इज 8, 5/8 × 10⁴, दैट नंबर ऑफ केल्विन्स यू कंसिडर। अब यहाँ पे जो 27 डिग्री सेल्सियस है, दिस इज 300 केल्विन्स, सो 300 प्लस दिस नंबर, एंड उसे बाद में वापस से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ से। इट इज़ ऑल कैलकुलेशन वी हैव कैरीड आउट, सो जो भी आपको आंसर आएगा दैट वुड बी द आंसर, नॉट दैट इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव, इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये था लास्ट। हम लोग सेक्शन बी का प्रॉब्लम देखते हैं। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इन फर्स्ट forward biasing and second reverse biasing. Also draw its IV characteristics in 2 cases. So मैं एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगा। फॉरवर्ड बायसिंग में it looks well, you know how it looks. Circuit diagram for the PN junction diode would look like this. यहाँ पे positive, so it's connected to positive here, negative. This is basically a forward. This is forward biased. Reverse biased देखा जाए, so it would go something like this. यहाँ पे हम लोगों ने इसे कर दिया नेगेटिव से कनेक्ट, इसे पॉजिटिव से कनेक्ट, तो पॉजिटिव नीचे कनेक्टेड है, नेगेटिव ऊपर कनेक्टेड है, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज नाउ पॉजिटिव। एंड यू नो कि यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड बायस्ड में ही ये फ्लो करेगा करंट, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा। सो दोज विल बी द सर्किट डायग्राम। इसका अगर IV बेसिकली IV का कर्व ड्रॉ किया जाए, सो इफ दिस इज I, दिस इज V, इट गोज समथिंग लाइक दिस। ये रीजन होता है फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, ये रीजन होता है रिवर्स बायसिंग के लिए। सो यू विल हैव दिस सर्किट, दीज 2 सर्किट डायग्राम्स एंड दिस IV कर्व। तो आई थिंक ये हमारे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सॉल्व हो चुके हैं। मे बी इन द फ्यूचर वीडियोज विल बी कमिंग अप विद मोर ऑफ सेक्शन C, D and E, बट दैट वाज ऑल फॉर टुडेज दिस वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।